हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो इसमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। यानी कि देखिए, ये हमारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन इन तीनों के ही एटम्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा संगठित होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होंगे तो ये इनके द्वारा ही संगठित हुए होंगे। इनका सामान्य सूत्र CxH2O का होल y, जहाँ पर x और y पूर्णांक हैं, है ना। यानी पर यहाँ पर इनका कोई नंबर्स होगा, जैसे 1 2 3, है ना, इस तरह का। तो जनरली ये जो है ये 3 to 7 होते हैं ऐसे। तो ये है इसका फार्मूला CxH2O का होल y, जहाँ x और y पूर्णांक हैं। 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप के नंबर्स। जैसे एग्जांपल्स में ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर ये H2O का होल 6 हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये H है और ये O है, तो H2O का ये होल 6 हो जाएगा यहाँ। इसके बाद ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण अपचयन के आधार पर किया जा सकता है। अपचयन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन की 4 कंडीशंस होती हैं, वो आपको पता होगा, पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस किया जा चुका है। तो इसके आधार पर देखिए, ये जो पहला है आपका, ये कहलाता है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल। तो देखिए, ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं जो जल अपघटन करने पर पुनः सरल कार्बोहाइड्रेट्स में अपघटित नहीं होते हैं, जैसे CH2O, है ना। कार्बन और साथ में ये वाटर लगा हुआ है H2O, जहाँ N = 3 to 7, ये 3 - 7 नहीं है ना। मतलब इसका मतलब है कि 3 से 7, है ना। तो जैसे राइबोज, राइबोज का फार्मूला C6H12O5, है ना। क्या होता है राइबोज का फार्मूला? C6H12O5। फिर उसके बाद ये आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका दोनों का सेम ही होता है। इसका भी क्या होगा? C6H12O6, है ना। ये जनरली फलों की जो शर्करा होती है उसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं, है ना। तो इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स का आता है। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स मतलब हमारे वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हम जल अपघटन करते हैं पर सीमित संख्या में, है ना, या निश्चित संख्या में। निश्चित संख्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और कितनी हो सकती? 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। और ये निश्चित संख्या कितनी हो सकती है? ये 2 से 10 के बीच में हो सकती है। क्लियर? तो इनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं ये। अब इनको हम क्या करते हैं? फिर से इनके 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला है डाइसैकेराइड्स। तो मतलब डाइसैकेराइड क्या होते हैं? डाइसैकेराइड हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटन पर समान अथवा भिन्न प्रकार के कम से कम 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों का निर्माण करते हैं। 2 का मतलब ही डाई होता है केमिकल लैंग्वेज में। तो ये देखिए, ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब चीनी, है ना। तो
सुक्रोज का जल अपघटन जब हम कराते हैं पानी के साथ रिएक्शन, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में दो क्या मिल जाते हैं, दो मिल जाते हैं हमें मोनोसैकेराइड्स, है ना। तो चूंकि दो मिल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड, है ना। तो इस तरह से डाइसैकेराइड्स। अब जो अगला आता है वो आता है ट्राइसैकेराइड्स। तो ये ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं? पहला आपका था मोनोसैकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड, और ये ऑलिगोसैकेराइड्स के ही पार्ट हैं। ये क्या हैं? ये आपके ऑलिगोसैकेराइड्स के ही पार्ट हैं। तो इसमें देखिए ट्राइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हम जल अपघटन कराने पर समान अथवा भिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स की 3 इकाइयां निर्मित होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर समान अथवा अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड्स की 3 यूनिट्स का निर्माण होता है, वो ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे ही हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट से, रैफिनोज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रैफिनोज। तो रैफिनोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं H+, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो हमें एक तो ग्लूकोज मिलता है, दूसरा मिलता है फ्रक्टोज, और तीसरा मिलता है गैलेक्टोज। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है सेम, है ना। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो ये होता है रैफिनोज, इसको ध्यान में रखेंगे। C18H32O16, है ना। और इधर भी ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये याद रखने की चीज़ है। आपको एक याद होने से दो और याद हो सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अगला है टेट्रासैकेराइड्स, है ना। टेट्रा मतलब 4। तो आप अभी तक मोनो पढ़ चुके हैं। ऑलिगो का ये कौन सा पार्ट है? आपने ऑलिगो में पहला पार्ट पढ़ा था डाइसैकेराइड, दूसरा पढ़ा है ट्राइसैकेराइड, अब ये आया है तीसरा टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रा का मतलब चौथा होता है, लेकिन ये तीसरा पार्ट है इसका। तो इसमें क्या कह रहे हैं? वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स की 4 इकाइयों का निर्माण करते हैं, वे टेट्रासैकेराइड्स कहलाते हैं, है ना। फिर से एक बार सुनिए। वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड्स की 4 यूनिट्स का निर्माण करते हैं, वे हमारे टेट्रासैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये आपका जो है स्टैकाइरोज, है ना। क्या कहेंगे इसको? स्टैकाइरोज। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C24H42 और O21, है ना। अगर इसको हम C24 करें तो ये क्या हो जाएगा? H2O का होल 21, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा H42, वो हो जाएगा 21 प्लस 3H2, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, H+ एसिडिक मीडियम। तो इसमें देखिए क्या होगा। इसमें बन तो रहे हैं ग्लूकोज,
फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। लेकिन देखिए हो क्या रहा है इसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तो आपकी सिंगल सिंगल यूनिट बन रही है, लेकिन जो गैलेक्टोज है वो आपको 2 यूनिट में दिखाई दे रहा है ना, 1 1 और 2, यानी टोटल 4 यूनिट्स बन रही हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। और ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स, है ना, इस तरह से। तो ये आपकी टेट्रासैकेराइड्स हो जाती है। अब देखिए जो आपका अंतिम है जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, है ना, टू मेनी, तो ये होता है पॉली। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर समान अथवा अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं, वे हमारे पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर समान अथवा अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं, है ना। जल अपघटन करने पर समान अथवा अत्यधिक संख्या में। अब ये क्या है, इनका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। जैसे इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H10O5, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, C6H10O5 और इसका होल n, है ना, C6H10O5 का होल n, जनरल फार्मूला इसका। जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n 100 to 3000 कुछ भी हो सकता है ना, इतनी बड़ी संख्या में। तो ये क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स को मतलब इनको फाइंड करते हैं। तो जनरल फार्मूला ये हो गया। अब इसमें आते क्या हैं, इसमें जैसे आपके स्टार्च क्या होता है, आप लोगों ने जैसे चावल उबालते हैं तो उसमें देखा होगा एक वाइट कलर का पदार्थ ऊपर की ओर, बर्तन की तली के ऊपर की ओर, मतलब लेयर पर आ जाता है, जिसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इस पदार्थ में, इसको मंड कहते हैं, इसमें स्टार्च की काफ़ी मात्रा पाई जाती है ना। स्टार्च हमें अनाजों में काफ़ी मिलता है। तो वो स्टार्च की एक स्पेसिफिक रूप होता है उसका, उसमें स्टार्च की मात्रा मिली होती है। फिर कह रहे हैं सेल्यूलोज जो होता है वो एक्चुअल में जो एक फलों की शर्करा, पेड़ पौधों में जो शर्करा पाई जाती है वो सेल्यूलोज के रूप में आपको मिलती है। तो इस प्रकार की जो शर्करा होती है ये हमें सेल्यूलोज से मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें जो आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो डाई, ट्राई या टेट्रासैकेराइड से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और इनका जो पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण है ये जल अपघटन पर होता है, जैसे कि आपको और भी मिलते हैं डाई, ट्राई और मोनो में, लेकिन इनका एक अपना जनरल स्पेसिफिक फार्मूला होता है पॉलीसैकेराइड्स का। जैसे आपके पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है C6H10O5 का होल n, है ना, इस तरह से। तो इनको ध्यान में रखेंगे और
नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी इसके आगे की। तब तक के लिए धन्यवाद।